ओके, सो विदाउट फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रेप रमदान प्रिपरेशन, आज हमारा डे 5 है, 17 मार्च, और आज हमारे 2 टॉपिक्स हैं और दोनों ही मैनेजमेंट पे हैं। रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसका हम एक भी सेकंड वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया है, ये अय्यामुम मादूदात है, गिनती के चंद दिन हैं। तो उन गिनती के चंद दिनों को हम 1 मिनट भी, 1 सेकंड के लिए भी वेस्ट नहीं कर सकते। उसी उसी चीज़ से बचने के लिए हमने ये सेशंस रखे हैं, जिसमें हम आपको बताएँगे कि आप अपनी रूटीन को किस तरह मैनेज करेंगे। ऐसे कि आप एग्ज़ॉस्ट भी ना हो, आपका ईमान का लेवल भी ना डगमगाए, आपकी एनर्जी लेवल भी डाउन ना हो, और आप फिर भी हर तरीके से सारे काम कर सकें। आप अपनी इबादत को वक़्त दे सकें, आप अपने फ़राइज़ को अंजाम दे सकें, और तमाम जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं, आप उनको फुलफ़िल कर सकें। इस रूटीन मैनेजमेंट में ना सिर्फ़ हम स्टूडेंट्स की रूटीन को देखेंगे, बल्कि हम एक हाउसवाइफ़ की रूटीन और साथ ही साथ जॉब होल्डर्स की रूटीन को भी इंशाअल्लाह ताला देखेंगे। और हमारी बहुत एक्सपर्ट सी स्पीकर इंशाल्लाह इस पे बात करेंगी। सो बी रेडी फॉर दैट। इनवाइट कर लें आप सब लोगों को, जो आपको जो लगता है कि जिनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट सेशन होगा। उसके बाद हम चाहे स्टूडेंट हो, चाहे जॉब होल्डर हो या हाउसवाइफ्स हो, किचन मैनेजमेंट तो हम सबकी ज़रूरत है, राइट? क्योंकि किचन में हम सब ने काम करना होता है, और रमज़ान में तो फिर सबने मिल-जुल के काम करना होता है। वैसे आप काम ना भी करें, लेकिन आपको जब ये पता चल जाता है कि रमज़ान में अगर आप किसी को इफ्तारी करवाते हैं तो उसका कितना सवाब मिलता है आपको, तो फिर आप इस नेकी को हासिल करने के लिए इसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, राइट? तो किचन मैनेजमेंट भी हम सबकी ज़रूरत है। इंशाल्लाह उसी पर हमारी प्यारी सी स्पीकर आज बात करेंगी। सो एक्साइटेड है सेशंस को लेकर। सो बहुत अटेंटिव होकर आपने सुनना है और आपने पॉइंट्स नोट करने हैं, अपनी रूटीन को उस लिहाज से मैनेज करने की कोशिश करनी है इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह, ठीक हो गया? सो अभी भी टाइम है, आप लोग लिंक शेयर करें और इनवाइट करें बाकी लोगों को। इंशाल्लाह ये आपके लिए सदका जारिया होगा, इंशाल्लाह। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले सेशन से, और उसके लिए मैं इनवाइट करती हूँ सिस्टर हफ्सा मुनीर को। बारकल्लाह फ़ीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा सिस्टर रीच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी वॉइस आप सबके लिए क्लियर है? हरी अब जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में एक बार एक्नॉलेज करें, और जल्दी से कुछ जो है ना लिंक शेयर करें, इनवाइट करें मैक्सिमम लोगों को, ठीक है? ताकि इंशाल्लाह हम, और आज हम देखेंगे रूटीन मैनेजमेंट, जो कि हमारे सबके जो है वो प्रॉब्लम्स होते हैं ज्यादातर हमारी रमजान के अंदर। रूटीन जो होती है ना, क्योंकि थोड़ा सा हटके होता है रमजान की जो रूटीन है, तो थोड़ा हटके होती है, ठीक है? तो इस वजह से हमें थोड़ी सी अपने बाकी चीजों के साथ उसको मैनेज करना भी सीखना पड़ता है, या समझना पड़ता है, या अगर नहीं सीखते या समझते ना, तो क्या होते हैं, हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि हम कैसे सारी चीजों को एक साथ मैनेज करें। और बीइंग थ्री, हमने जो है ना वो रोल्स को हम देखेंगे कि हम किस तरह से उसमें अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ रमजान को स्पेंड कर सकते हैं। वैसे अगर जनरली एक बात की जाए जो कि मुझे मुझे हमेशा से याद रहती है, कि रमजान, अच्छा मुझे ये बताएं कि रमजान की रूटीन में और आम रूटीन में फर्क होता है? किस किस को लगता है कि एक मोमिन की जिंदगी में रमजान की और गैर रमजान की रूटीन में फर्क होता है या होना चाहिए? काफी फर्क होता है, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल होता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि, अच्छा ये चीज मुझे हमेशा याद रहती है उस्ताजा की बात, कि जो एक मोमिन होता है ना, उसके लेवल के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, ईमान के लेवल के अकॉर्डिंग, तो फर्क होना नहीं चाहिए। क्योंकि मोमिन की जिंदगी तो रमजान जैसी ही होनी चाहिए, ठीक है ना? हमारी अगर 5 नमाजें हैं, तो रमजान में भी हमने 5 नमाजें पढ़नी है, ठीक है? अगर हम आम तौर पे नफिल रोजे रखते हैं, अगर कुछ लोगों को बहुत पसंद होता है नफिल रोजे रखना, ठीक है? डिपेंड करता है कि आप उसको कितना ज्यादा कह लें कि समझते हैं कि हम रख सकते हैं, या हमें कितनी रूटीन में आप उसको ऐड करते हैं। तो मंडे और थर्सडे का रोजा कुछ लोग रखते हैं, ठीक है?
चांद की जो 13, 14, 15 तारीख होती है, ठीक है, अयाम बैत के रोजे होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है एक मोमिन की लाइफ का तो पार्ट होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, ऐसा नहीं होता। हमारी रूटीन रमजान की बिल्कुल डिफरेंट होती है और आम रूटीन बिल्कुल डिफरेंट होती है। और मोस्ट प्रोबेबली ये देखा जाता है जो लोग नमाज नहीं पढ़ते आम दिनों में, अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, लेकिन जो नमाज नहीं पढ़ते वो भी रमजान के अंदर नमाजें स्टार्ट कर देते हैं, नमाजें शुरू कर देते हैं और सारा कुछ वो स्टार्ट हो जाता है, उनकी रूटीन भी चेंज होती है। लेकिन अगर बात की जाए एक मजबूत ईमान के मोमिन की, तो उसकी जिंदगी आम रूटीन और रमजान की रूटीन में कोई खास फर्क नहीं होता, क्योंकि उसने 5 नमाजों के साथ अपने बाकी चीजों को, इबादात को, जिक्र अस्कार को, कुरान को रेगुलर टाइम जिस बंदे ने देना है, उसकी रूटीन में तो इतना खास डिफरेंस नहीं आता। जो तहज्जुद पढ़ने का आदी हो, या अगर तहज्जुद पढ़ने का आदी नहीं है फिर भी उसने अपने वीक के अंदर कोई ना कोई टाइम स्लॉट रखा हुआ है, कोई 1-2 दिन रखे हुए हैं तहज्जुद के लिए, या एक दो मतलब टाइम उसने फिक्स किया हुआ है, तो उसके लिए मुश्किल नहीं होता। राइट, मुश्किल किसके लिए होता है मैनेज करना? जिसने बाकी रूटीन को बिल्कुल चेंज किया हुआ होता है, ठीक है, जिसने बाकी रूटीन चेंज रखी है और रमजान की रूटीन को डिफरेंट किया हुआ है। हाँ, कुछ चीजें डिफरेंट हैं, जैसे नेकियां जो है वो उनका अजर ज्यादा होता है रमजान में, मंथ जो है वो ब्लेसिड है, लेकिन रूटीन के अंदर मैं कहती हूँ कि ये चीजें रूटीन के अंदर इतनी चेंजेस नहीं आनी चाहिए, क्योंकि असल में रमजान आता है इसलिए कि हम अपनी बाकी रूटीन को भी इसके अकॉर्डिंग सेट करें। लेकिन हमारा इशू ये हो जाता है कि हम रमजान को निकलते ही रमजान के हम क्या होते हैं कि बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल रमजान की वो रूटीन गई, दिन रात सुबह शाम के अस्कार गए, कुरान की वो जो एक तड़प होती है हमें कुरान खत्म करने की और कुरान को वो रीड करने की, वो खत्म हो जाती है। और इसके अलावा नमाजें जो है वो ऑन टाइम नहीं होती, वो तहज्जुद जो होती है, या जो क़यामुल लैल जिसको बोलते हैं, जिसको तरावी भी बोलते हैं, रमजान के अंदर उसी नमाज को तरावी कहा जाता है, वो हमारी खत्म हो जाती है एकदम से। कुछ लोग तो बिल्कुल छोड़ देते हैं, रमजान गया, इवन चांद रात आई और बस सब कुछ खत्म। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मोमिन की रूटीन रमजान जैसी ही होनी चाहिए जिंदगी, ठीक है, ताकि आखिरत ईद जैसी हो, ठीक है, फिर खूब इंजॉय करें और सारा कुछ जो भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखा हुआ है सबसे हम फायदा उठाएं। तो हम देखते हैं, हम आज देखेंगे 3 तरह की रूटीन। इश्यूज आते हैं, हम सबको थोड़े से इश्यूज आते हैं जब हमें रमजान आता है, तो हमें रूटीन मैनेजमेंट का थोड़ा सा मसला होता है। 3 तरह की पर्सनालिटीज हमारे सामने ज्यादातर आती हैं। जैसे एक नंबर 1 इज हाउसवाइफ। अब हाउसवाइफ में मैरिड वुमेन्स आती हैं बच्चों समेत या बच्चों के बगैर, दोनों तरह से, और अनमैरिड भी, जो कुछ भी नहीं करी, ना वो स्टूडेंट है ना जॉब होल्डर है, वो हाउसवाइफ ही होता है, ठीक है। जो कुछ भी नहीं कर रहा वो भी हाउस वाइफ है। डेफिनेटली आपने जब घर का चार्ट संभाला हुआ है, चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, तो आप हाउस वाइफ ही हैं, ठीक है। दूसरी हमारी रूटीन है वो स्टूडेंट की है, जो कि आमतौर पे बहुत परेशानी होती है स्टूडेंट्स को, खास तौर पे एग्जाम्स अगर आ जाए, ठीक है, तो उसमें भी हमें बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। फिर हमारे बच्चों को ये मसला होता है, मदर्स को खास तौर पे, मैंने ऐसे भी देखा है, मदर्स कहती हैं बेटा रमजान है, तुम्हारे पेपर भी हैं, पेपर आर मोर इम्पोर्टेंट देन रोजा, तो आप रोजा छोड़ दें, ठीक है। कुछ ऐसी मदर्स भी हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, लेकिन ये है कि अपने बच्चों को कभी रमजान में रोजे मत छुड़वाएं पेपर्स के लिए, जिन पे रोजे फर्ज हैं उनकी बात करें। तो स्टूडेंट बीइंग स्टूडेंट हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। आम रूटीन हो बीइंग अ स्टूडेंट तो इतना इशू नहीं होता, लेकिन एग्जाम्स आ जाए ना रमजान के अंदर, तो हमारे दुख सुने आप, ठीक है। फिर क्योंकि मैंने भी ये चीज फेस की हुई है, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी, तो रमजान में ही पेपर्स आए थे 2-3 बार, तो मुझे बहुत ये रोना भी आता था, लेकिन फिर भी क्या क्या करें, मतलब कुछ और तो ऑप्शन होता नहीं था, पेपर्स छोड़ नहीं सकते थे, रोजा बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते थे, रमजान को हमने स्पेंड भी बहुत अच्छे से करना होता था। तो वो सारी चीजें जो है ना मिल मिला के एक थोड़ा सा स्ट्रेस भी क्रिएट कर देती थी कि अब हम क्या करें ना। ये पढ़ना भी बहुत ज्यादा होता है, एग्जाम्स के अंदर बहुत मेहनत होती है, उसके अलावा फिर आपको ग्रेड्स की फिक्र करनी होती है, इसके अलावा इबादत भी करनी है, घर पे भी हाथ बटाना है, रोजा भी रखा हुआ होगा, तो ये सारी चीजें बहुत जो है ना वो करती हैं, परेशान कर देती हैं। इसके अलावा जॉब होल्डर्स की रूटीन होती है, ठीक है, कुछ सिस्टर्स जॉब होल्डर भी होती हैं, ठीक है, तो जॉब होल्डर्स जो होते हैं वो भी थोड़ा सा हेक्टिक हो जाते हैं कि अब जॉब भी करनी है, रोजा भी रखना है, सब कुछ करना है, साथ घर को भी मैनेज करना होता है, कोई ना कोई थोड़ा बहुत हाथ तो घर पे भी बटाना है ना। अब अगर हम जॉब करते हैं तो बिल्कुल फ्री तो नहीं हमें छोड़ा जाता घर में, ठीक है। तो ये थोड़ी सी एक चीज होती है। तो हम देखेंगे कि हम किस तरह से इन चीजों को टैकल करें और किस तरह से हम कोशिश कर सकते हैं ऑर्गेनाइज होने की, ठीक है, मैनेज करने की अपनी रूटीन को। देखिए अगर सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो फिर उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा ना, ठीक है। तो थोड़े छोटे छोटे टिप्स हैं, जस्ट प्रैक्टिकल टिप्स हैं, जो कि हम देखेंगे कि हम रमजान के अंदर ऐसा क्या करें कि हमारी दोनों लाइफ दोनों तरह से जो है ना वो बैलेंस रहे, हम इबादत में भी अच्छे से प्रोडक्टिवली काम करें, प्रोडक्टिवली इबादत को भी अपनी पूरा करें, और इसके साथ साथ हम अपना जो काम है, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको भी हम पूरा करें,
ठीक है। तो हेक्टिक होने की बजाय, परेशान होने की बजाय अपने लिए मैनेजमेंट की टिप्स ढूंढनी है हमने, ठीक है। मैनेजमेंट की टिप्स सीखनी भी है और ढूंढनी भी है। हर किसी की जो रूटीन होती है और हर किसी का जो सिस्टम होता है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके सामने कोई एक मैनेजमेंट की रूटीन समझाई जा रही है तो आप एग्जैक्टली उस पर फॉलो करें। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि हर बंदे की जो सराउंडिंग्स है वो डिफरेंट है, हर बंदे के साथ रहने वाले लोग डिफरेंट होते हैं, पेरेंट्स का मिजाज, साथ अगर बच्चे हैं, हस्बैंड है, उनका मिजाज डिफरेंट होता है। अगर आप स्टूडेंट है तो आपकी स्टडीज में डिफरेंस आ सकता है। आप कुछ मतलब कुछ डिफिकल्ट स्टडी कर रहे होते हैं, कुछ लोग जो है वो भी स्टार्टिंग में कॉलेजेस में, इस तरह से कुछ बिल्कुल अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि मेरे ऊपर कौन सी चीज अप्लाई होती है और मैं किस तरह से जो है वो मैनेज करूँ। असल आर्ट जो है ना आपने खुद मैनेज करना है। हम क्या करेंगे, बस हम टिप्स देखेंगे थोड़ी बहुत कि हम कैसे बेस्ट वे में मैनेज कर सकते हैं और अपने माइंडसेट को कैसे चेंज करें मैनेज करने के लिए इंशाल्लाह। ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हम हाउसवाइफ की रूटीन के ऊपर कि बीइंग अ हाउस वाइफ हम कैसे जो है अपनी रूटीन है उसको मैनेज करें। कुछ यहाँ पर पॉइंटर्स हैं, ये आप लोग अपनी नोट कर लें और अपने आप को खुद भी फायदा उठाएं, दूसरों को भी दें। अपने घर में आपकी मदर हैं तो आप उनको भी हेल्प आउट कर सकती हैं, आप ये सारी चीजें उनको भी एक्सप्लेन करें कि हम इस तरह से, आप अगर हाउस वाइफ हैं और परेशान हो जाती हैं रमजान में, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही कि हर कोई होता है, कुछ लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, पहले से मैनेज कर लेते हैं चीजें, उनको आइडिया होता है चीजों का क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने मैनेजमेंट सीखी होती है, या एटलीस्ट उनको उस चीज का कह लें कि गुण आता है ना, जिसको बोलते हैं कि वो मैनेज करना आता है। ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज होती है ना, किसी भी रूटीन को आपने मैनेज करना है तो अल्लाह ताला से बरकत की दुआ करें, प्रे फॉर बरका इन योर टाइम। क्योंकि हमारे पास मसला ही होता है हमारे साथ कि हमारा टाइम का इशू हो जाता है, हमसे टाइम के साथ चीजें मैनेज नहीं होती ना, हमने टाइम के साथ खुद को मैनेज करना होता है ना, साथ में सेट एक प्लेन रूटीन बनानी होती है, तो वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो सबसे पहली चीज, रमजान में एंट्रेंस से पहले आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे वक्त में बहुत सी बरकतें ऐड करें। ठीक है। कि अल्लाह ताला हमें इतनी हमारे वक्त में इतनी बरकत हो। देखिए मोमिन के पास एक ये बहुत बड़ा वेपन होता है, दुआ। हमें कुछ भी मैनेज नहीं करना आ रहा ना, कुछ भी हमसे हैंडल नहीं हो रहा, हमें बेबसी फील हो रही है ना, तो एक वेपन हमारे पास बहुत बेहतरीन है और वो उसको कहते हैं दुआ। अगर आपको कुछ भी आप बेबसी फील करें, आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो आप हाथ उठाएं और अल्लाह ताला के आगे दुआ करें, क्योंकि हर चीज अल्लाह के हाथ में। आपकी रूटीन क्या मैनेज होनी है, आपके वक्त के साथ आपने कैसे मैनेज करना है, सब हर चीज अल्लाह के हाथ में। तो आप क्या करें, अल्लाह ताला से बरकत की दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे वक्त में इतनी बरकत दें और मेरी एफर्ट्स में इतनी बरकत दें कि मैं इसको मैनेज कर सकूं इंशाल्लाह। तो ये भी एक कह रहे हैं कि आर्मर की तरह ही हमने इसको फेस करना है। ठीक है, बिल्कुल जिस तरह एक सिपाही होता है ना, वैसे हमने इसको फेस करना है, हमारे सामने जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं। दूसरी चीज हमने ये करनी है कि मेक इट सिंपल। कभी कभी हम ऐसे करते हैं, हम हमारा मसला पता है क्या, हम ऐसे करते हैं कि हम ना अपने लिए खुद ही चीजों को मुश्किल बना देते हैं, तो वो नहीं करना। अपने लिए चीजों को मुश्किल ना बनाएं। आप अगर हाउसवाइफ है ना, तो चीजों को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं, सिंपल सिंपल रखें। अब ऐसा है कि हम दूसरों को देखते हैं ना बहुत सारी नेकियां करते हुए, तो हमें लगता है कि हमारी रूटीन टफ है, मेरे क्योंकि बच्चे हैं या मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा है, तो मेरे से वो सब काम नहीं हो रहे। हालांकि आपकी रूटीन के अंदर अल्लाह ताला ने आपके फराइज में इतनी ज्यादा नेकियां रख दी होती हैं कि आप हमें वो नहीं दिख रही होती, लेकिन दूसरों की जिम्मेदारियां जो वो पूरी कर रहे होते हैं वो दिख रही होती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं हाउसवाइफ हूँ, तो मैं एक कह लें कि स्टूडेंट को या यंगस्टर को देखूं और मैं कहूँ कि वो बहुत काम करी है दिन का, और वो इतनी सारी इबादत भी कर रही है और इतना कुछ फिर भी कर रही है, और साथ दौरा कुरान भी सुनी है, और साथ ये भी करी है और साथ वो भी करी है। ऐसा टाइम भी आता है कुछ लोगों पे कि वो सब कुछ कर लेते हैं मैनेज, लेकिन कभी कभी ऐसा टाइम भी आ जाता है, खास तौर पे हाउसवाइफ जो होती हैं, कि उनसे वो सब मैनेज नहीं होता। जैसे पर्सनली अगर मेरी बात की जाए तो लास्ट ईयर मेरी शादी नहीं हुई थी, इस साल शादी हो चुकी है। अब मेरे लिए चीजें बिल्कुल डिफरेंट है। पहले मैं अकेली थी और मेरे लिए कोई कह लें क्वेश्चनेबल नहीं था, हर चीज जो है अपनी मर्जी से मैनेज की, टाइम सेट किया, दौरा कुरान भी ले लिया, हर चीज जो है ना मैं पूरा टाइम दे लेती थी, इबादत को भी, अपनी चीजों को भी, सबको। लेकिन इस बार की जो मेरे लिए रूटीन है वो एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर काफी चैलेंजिंग है। तो मैं क्या करूंगी, मैं चीजों को उस लिहाज से देखूंगी जैसे मैं मैनेज कर सकती हूँ। राइट। तो अगर आप हाउसवाइफ बन गई हैं या आप ऑलरेडी हैं, तो आप चीजों को सिंपल रखें। आप छोटी छोटी चीजों में अपने फराइज के अंदर ही आप जो है ना उसको इतने बेहतरीन अंदाज से करें कि आपका उसी में अजर जो है वो काउंट होगा। अल्लाह ताला आपको आपकी कह लें कि आप हमारी इस्तिताअत से ज्यादा तो हम पे बोझ नहीं डालते ना, तो जितना पॉसिबल है उतने को जरूर मैनेज करें। जैसे आपको सहरी बनानी है, इफ्तारी बनानी है, अब कुछ लोगों को नहीं बनानी होती ना, जब आप हाउस वाइफ नहीं है तो आपको नहीं बनानी होती, आपकी मदर करती है या आपकी कोई मतलब साथ जो फैमिली मेंबर है, बड़े हैं, वो कर लेते हैं, तो आप जो है ना वो फ्री हैंड है। जब आप फ्री हैंड है तो आप दूसरी नेकियों पे फोकस करते हैं, लेकिन अगर आप हाउसवाइफ हैं तो फिर आपको उन्हीं चीजों के अंदर अपनी नेकियां जो है ना उसको पूरा करना है। ठीक है। हाँ, जब भी आप सहरी बनाए, इफ्तारी बनाए, शिकायतें मत करें, आप बस जिक्र अस्कार करती रहें, सिंपल रखें और इजी रखें अपने लिए चीजों को।
ठीक है, ये दूसरी चीज होगी कि अपने लिए खुद सिंपल रखें चीजों को, दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करें अपनी रूटीन को दूसरों की। जो भी दूसरों की लाइफ चल रही है, किसी की मैरिड लाइफ भी आसान होती है, जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए मुश्किल हो, लेकिन कुछ लोगों की मुश्किल भी होती है। तो हमें करना यह है कि हमें कंपेयर नहीं करना। ठीक है, तीसरी चीज, गेट योर किचन प्रिपेयर्ड। इससे पहले कि रमजान आए, अपने किचन को ना बहुत अच्छे से पहले से प्रिपेयर कर लें। ठीक है, अभी आज हम किचन मैनेजमेंट की चीजें भी सीखेंगे। ठीक है, तो करें क्या कि किचन मैनेजमेंट पहले से कर लें, पहले से वो सारी चीजें, स्पाइसेस, वो सारी चीजें जो आपके सामने होनी चाहिए, आपको रमजान में बार बार इस्तेमाल करनी है, या एटलीस्ट आपका टाइम ज्यादा ले लेंगी, वो पहले से प्रिपेयर कर लें। जैसे कुछ टिप्स आपको जो है वो आज भी मिलेंगी, और कुछ इस तरह से कि आप लहसुन अदरक का पेस्ट बना लें, इस तरह से की कुछ चीजें अपने लिए सोचें कि जो मेरा टाइम रमजान में बचाएंगी, मेरा टाइम रमजान में एक मंथ तक जो चीजें चल सकती हैं आपकी। ठीक है, जैसे चटनियां बना के फ्रीज करनी है, या कुछ भी ऐसा जो आप समझते हैं, आपको लगता है कि पहले से ऑर्गेनाइज होगा तो सारा कुछ अच्छा चलेगा। ठीक है, तो किचन को प्रिपेयर करें, क्योंकि हमारा टाइम बहुत सारा किचन में भी चला जाता है रमजान के अंदर, और फिर हमारे लिए रूटीन और हेक्टिक हो जाती है। तो सिंपल रखें अपने खानों को, अपनी रूटीन को, और आपकी जो ईटिंग हैबिट्स है उसको भी ठीक करें, उसको भी सिंपल रखें, और इसके साथ साथ अपने किचन को भी पहले से ऑर्गेनाइज कर लें, ताकि आपको रमजान के अंदर वो इश्यूज ना क्रिएट हो आपके लिए। ठीक है, पहले से मंगवा के रखें चीजें, जो चीजें जरूरी हैं, आपको लगता है रमजान में ये चीजें इस्तेमाल होंगी, उसकी लिस्ट बना लें। ठीक है, उसकी चेकलिस्ट बना लें, और उनको जो है वो बाय करें, या जो भी आपने ग्रोसरी बाय करनी है उसके साथ ही उन सारी चीजों को मैनेज करके तो अपने पास रख लें, और उसको किचन में ऑर्गेनाइज भी कर लें। ठीक है, ये बहुत टाइम आपका जो है बचाएगी, और आपके लिए इबादत का टाइम बहुत ज्यादा निकल आएगा। ठीक, फोर्थ थिंग इज कीप योर होम ऑर्गेनाइज। अपने घर को ऑर्गेनाइज रखें, जो चीजें जहां पे आपको पता है ना होनी चाहिए, क्योंकि एक हाउस वाइफ को पता होता है कि भाई किसकी चीज कौन सी कहाँ पे पड़ी हुई है, तो हर चीज को वहां पे ऑर्गेनाइज रखें। अब ऐसा भी नहीं है कि आप ऑर्गेनाइज करें तो वो ऑर्गेनाइज ही रहे, क्योंकि आपके साथ वाला हर बंदा तो ऑर्गेनाइज नहीं ना होता। ठीक है, तो इसके लिए भी आपने बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, ऑर्गेनाइज करें, और दूसरों को भी साथ रिक्वेस्ट करें कि आप मेरी हेल्प करें, क्योंकि रमजान है। तो थोड़ा सा अपनी चीजों का आप दूसरों को भी समझा सकते हैं, आपके अगर हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, या आपकी फैमिली है साथ आपके, तो आप उनको थोड़ा सा एक क्लू दें कि मुझे क्योंकि रमजान के अंदर सारी चीजों को मैनेज करना है, तो थोड़ी सी मेरी साथ ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प कर दें। घर को ज्यादा गंद मैसअप ना करें। बच्चों को समझाएं खास तौर पे कि ममा ने भी रोजा रखा हुआ है, या आप अगर सिबलिंग्स हैं तो उनको भी बताएं कि मैंने भी रोजा रखा हुआ है, मैंने भी चीजें मैनेज करनी है, तो आप थोड़ा सा मेरे साथ इस चीज में हेल्प कर दें कि अपने घर को ऑर्गेनाइज करें साथ मिलकर। ठीक है, तो पहले से सारी चीजें अपनी जगह पे आप खुद भी रखें, और दूसरों को भी बताएं कि ये सारी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट, ताकि रमजान में हमारा जो है ना टाइम सेव हो सके इबादत के लिए, क्योंकि रमजान बेसिकली हम इबादत के लिए स्पेसिफाई करते हैं। इसके अलावा सेट योर प्रायोरिटीज। अपनी प्रायोरिटीज को पहले से सेट कर लें कि मैंने कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में करना है। ठीक है, ज्यादा मेस हमारा क्यों होता है, क्योंकि हमें प्रायोरिटाइज, हमने चीजें की नहीं होती प्रायोरिटाइज, हमें पता नहीं होता कि हमें पहले कौन सा काम करना है और बाद में कौन सा काम करना है। बहुत ही चीजें हम पहले जो है वो वाली कर लेते हैं जो इतनी अर्जेंट या इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। ठीक है, फोर क्वाड्रेंट्स जिसने सीखे हुए हैं उसको आइडिया होगा इस चीज का, कि जो चीज ज्यादा अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है उसको सबसे पहले करें। ठीक है, ताकि आपकी बाकी जो चीजें हैं ना वो सेट हो जाए। तो अपने लिए पहले से लिस्ट डाउन कर लें कि मैंने ये काम पहले करना है, जैसे किचन ऑर्गेनाइजेशन पहले करनी है, फिर मैंने अपने घर को मैनेज करना है, फिर मैंने स्पाइसेस रेडी करने हैं, मैंने ये वाला काम करना है। वो सारी चीजें आपको अच्छे से पता है, आपके किचन में क्या चलता है, आपके घर पे क्या सिस्टम है, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रायोरिटीज को सेट कर लें इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, देन टेक सम रेस्ट। रमजान के अंदर अपनी जो रूटीन है उसके अंदर रेस्ट लाजमी ऐड करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा जो है ना वो मशीन की तरह चल रहे होते हैं, तो ये भी थोड़ा सा हमारे लिए ना मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। आप जब तक अपनी केयर नहीं करेंगे तब तक आप दूसरों को भी फायदा नहीं दे सकेंगे, और ना ही अपनी इबादत को अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। तो हमारी जो रूटीन होती है ना, जब हम उसके अंदर इबादत की नियत से रेस्ट भी करते हैं ना, तो वो भी इबादत में ही काउंट होती है। ठीक है, जितनी भी आप रेस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप दोपहर को नैप जरूर लें, चाहे 15 मिनट्स से 20 मिनट्स या 30 मिनट्स, आपको जितने मिनट्स मिलते हैं छोटा सा एक नैप ले लें कि आपकी एनर्जी जो है ना रीस्टोर हो जाए। क्योंकि आपने सुबह सहरी बनाई, फिर उसके बाद सारे घर के काम, अगर बच्चे हैं तो बच्चों को भी मैनेज करना है, उनको साथ जो भी स्टडीज का है स्टडीज करवानी है, वो सारा कुछ उनको हेल्प भी करना है, घर की भी सारी सिचुएशन को देखना है, और फिर उसके बाद आपने क्योंकि इफ्तारी भी की भी तैयारी करनी होती है, तो उसके लिए आपको आपका रिचार्ज होना बहुत जरूरी है अपनी और हाँ, इसमें एक चीज और आती है कि अपने जो स्क्रीन टाइम है उसको कम कर दें, क्योंकि उन डेज में आपके लिए और बहुत सारे टास्क आ जाते हैं, तो अगर आप स्क्रीन टाइम भी लेंगे तो आपकी रेस्ट नहीं प्रॉपर होगी। इसका मतलब ये है कि इफ्तारी करें, और जो भी आपके टास्क वगैरह हैं और आपने जो भी इबादत वगैरह करनी है वो करें, और अपने रेस्ट के टाइम को थोड़ा सा इनहेंस करें, यानी थोड़ा सा उसको खींचें, ज्यादा करें, क्योंकि आपने सुबह सुबह उठ के सहरी भी बनानी है, तो उसके लिए भी आपकी एनर्जी पूरी होना जरूरी है।
ठीक है। तो अपने जो नाइट टाइम है उसको खास तौर पे स्पेसिफाई करें नींद के लिए, और अपने दिन में भी थोड़ा सा एक पोर्शन रखें केलूला के लिए, ठीक है, जो अल्लाह के नबी की सुन्नत भी है, केलूला के लिए लाजमी थोड़ा सा पार्ट रखें। इसी तरह बी स्मार्ट व्हेन यू इनवाइट। अब हम जब बुलाते हैं ना किसी को, खास तौर पे जब हमारी इफ्तार पार्टीज होती हैं, इफ्तार या इनविटेशन हम करते हैं, ये एक अच्छी चीज है कि हम किसी को इनवाइट करें, इफ्तारी करवाना बहुत कहने की प्यारी सुन्नत भी है और बहुत इसका अजर भी है। लेकिन जब भी आप इनवाइट करें तो अपने कह लें कि आपने सिचुएशन और रूटीन को देखना है कि कब आपके लिए सूटेबल है, ठीक है। खासतौर पे लास्ट अशरे में तो इस चीज को थोड़ा सा कह लें कि आप इस चीज को मैनेज अच्छे से करें। और लास्ट अशरे में क्योंकि इबादत का अशरा होता है, उन डेज में हमें लैलतुल कदर को भी फाइंड करना है, तो उस चीज को अच्छे से मैनेज करें। आप देखिए फर्स्ट 10 डेज या सेकंड 10 डेज के अंदर आप किसी को इनवाइट करना चाह रहे हैं तो उनको कर लें, और डोंट मेक इट वेरी हार्ड फॉर योर सेल्फ। जैसे पहले हमने बात की, मेक इट सिंपल, उसको सिंपल रखें, ठीक है। जब आप किसी को इनवाइट करें तो फिर वो बहुत लंबे चौड़े खाने भी हम बनाते हैं, फिर इफ्तारी की इतनी लंबी लंबी हमने लिस्ट बनाई होती है और डिशेस बनानी होती हैं, तो पूरा का पूरा हमारा एक दिन नहीं लगता, माजरत के साथ हमारा एक दिन नहीं लगता। इफ्तारी किसी को करवानी हो तो हमारे 2-3 दिन उस पर लग जाते हैं। पहले प्लानिंग, वो सारा कुछ, फिर सामान लाना, फिर उसकी तैयारी, फिर वो कबाब बनाने, और वो जो जितनी भी चीजें आपकी, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर आप रमजान के अंदर बाकी चीजों को अहमियत दे रहे हैं, आपकी इबादत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको सिंपल रखें और स्मार्ट वे में काम करें, ठीक है। वो चीजें बनाएं जो इजी हैं और जो टाइम टेकिंग नहीं है बहुत ज्यादा, और आपको बहुत ज्यादा मसला आपके लिए कहने के मेंटली आपको स्ट्रेसफुल नहीं करती। आसान आसान काम करें, थोड़ा थोड़ा काम करें, डजेंट मैटर। खाना खिलाना सुन्नत है, या खाना खिलाने या इफ्तारी करवाने से सवाब हो जाएगा, इससे सवाब नहीं होगा कि आपने कितनी डिशेस बनाई, या आपने कितनी मेहनत की, या आपने एक डिश बनाई, 2 बनाई, 10 बनाई, और कितनी अच्छी बनाई है, कितनी मतलब कहने के सिंपल बनाई। इससे अजर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आप अजर की नीयत से किसी को आप बुला रहे हैं इफ्तार के ऊपर, तो डू मेक श्योर कि आप उसको अजर तक ही रखें। उसको बहुत ज्यादा, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे एक कल्चर है ना कि बहुत ज्यादा किसी भी चीज को, खास तौर पे किसी को इनवाइट किया जाए लंच के ऊपर या डिनर के ऊपर या इफ्तार के ऊपर, बहुत ज्यादा हम जो है ना तकल्लुफ करते हैं, तो उस चीज से हमने बचना है, ठीक है। मेक अ चेकलिस्ट, जैसे मैंने पहले बात की कि अपने लिए चेकलिस्ट डिजाइन कर लें, पहले से सारी चीजें लिख लें कि हाँ मुझे ये काम करना है। जैसे आप किचन ग्रोसरीज लिख रहे हैं, हाउस होल्ड की ग्रोसरी जो आपने बाय करनी है, सामान बाय करना है, उसको लिख लें। इसके अलावा जो आपने टास्क परफॉर्म करने हैं, जितने आपने पहले रमजान से करने हैं वो लिख लें, और जो रमजान के अंदर करने हैं उनकी भी एक लिस्ट बना लें, ठीक है। और बेस्ट वे तो मैं वही कहूंगी कि प्लानर को इस्तेमाल करना है, ठीक। उसके बाद है ईट वेल। अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखें। अच्छा खाना खाएंगे तो आप अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का, या आप अपने घर के सिस्टम का अच्छे से ख्याल रख सकेंगे। अपनी जो डाइट है उसका अच्छे से ख्याल रखें। एक्सरसाइज को ना भूलें। वैसे तो मदर्स की आमतौर पे अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है, दौड़ने लगती हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम अपने लिए मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में थोड़ा सा टाइम निकालें एक्सरसाइज के लिए, हल्की फुल्की सी, बहुत हैवी भी नहीं, क्योंकि हम मदर्स या हाउसवाइफ के जहन में ये चीजें बड़ी मुश्किल लगती हैं कि एक्सरसाइज करें, और हमें क्या जरूरत है एक्सरसाइज करने की, हमारे तो इतने काम है और ये सारा कुछ। तो आप उसको इतना ज्यादा मुश्किल ना बनाएं, लेकिन एक्सरसाइज का टाइम थोड़ा सा निकाल लें, लाइट सी एक्सरसाइज करें, हल्का फुल्के से स्ट्रेचेस कर लें, जो कि आपकी बॉडी को थोड़ा सा एक्टिव रखें, ठीक है। क्योंकि हाउसवाइफ और बीइंग अ मदर, ये चीजें थोड़ी सी कह लें कि हमें अपनी, बिल्कुल हम सेहत भूल जाते हैं ना। अपनी जो मदर्स होती हैं खासतौर पे, वो तो कहती हैं हमें जरूरत ही नहीं है, ना हमें खाने की जरूरत है, ना रेस्ट की जरूरत है, ना ही हमें एक्सरसाइज की, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हालांकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। ठीक हो गया। ये तो हमारी होगी हाउस वाइफ के तौर पे रूटीन मैनेजमेंट। अब मुझे बताएं आप में से हाउस वाइफ कौन कौन है, और किस किस को ये फायदा हो रहा है इस चीज का, क्योंकि हाउसवाइफ भी ये चीज ना बहुत ज्यादा फील करती हैं, और खास तौर पे जब आपकी रूटीन चेंज होती है, ठीक है। तो ये है कि हाउसवाइफ जो है उनके लिए तो उम्मीद है कि फायदा हुआ होगा, और अगर आप नहीं भी है ना, तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को हेल्प कर सकते हैं कि आप ऐसे ऐसे कर लें, अच्छी अच्छी टिप्स दें। जब भी आप रमजान के बारे में किसी से डिस्कस करें तो आप उनको अच्छी अच्छी टिप्स दें, अच्छी अच्छी चीजें समझाएं, सिखाएं, और आपके भी इंशाल्लाह काम आएंगी ये चीजें, ठीक है। बहुत काम आएंगी। ऑलरेडी जो चीज सीखी होती है वो फायदा बहुत देती है, ठीक है। तो ऑलरेडी सीखी हुई चीज ही बाद में आपको जो है ना वो किसी भी स्ट्रेस से बचाती है, और किसी भी परेशानी से जो है ना वो निकाल लेती है। तो अब नेक्स्ट रूटीन की तरफ चलते हैं। हाउसवाइफ को तो हमने देख लिया, अब हम चलते हैं कि जॉब होल्डर की रूटीन कैसी होनी चाहिए। आप में से कौन कौन जॉब होल्डर है, टीचिंग कौन कौन करते हैं, कोई भी जॉब, कोई है जॉब होल्डर, या ऐसा भी हो सकता है आप ट्यूशंस पढ़ाते हैं, ठीक है, आप हैं। और इसके अलावा, ठीक, जॉब होल्डर। अब जॉब होल्डर मुझे बताएं कि जॉब होल्डर की भी रूटीन थोड़ी सी मुश्किल लगती है आप लोगों को। जॉब भी करनी है, रोजा भी रखना है, और सारा कुछ साथ मैनेज करना है, इबादत भी करनी है, राइट। तो
जॉब होल्डर जो होते हैं उनके लिए थोड़ा सा कह लें कि केस हाउसवाइफ से थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि घर के काम कम होते हैं, बाहर का जो काम है वो ज्यादा होता है। जैसे आपने पढ़ाना है ना, टाइम मैनेजमेंट का इशू आता है। तो चले हम जॉब होल्डर वर्किंग वुमेन के बारे में देखते हैं कि वर्किंग वुमेन को कैसे हम, बीइंग अ वर्किंग वुमेन, हम कैसे चीजों को मैनेज करें। सबसे पहले तो अगर आप एक वर्किंग वुमेन है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिसिप्लिन तो आपके ऑलरेडी जो है वो आपको समझ में आता होगा कि डिसिप्लिन को कैसे फॉलो करना है। तो सबसे पहली चीज जो जॉब होल्डर को करना चाहिए वो है सेट योर स्केड्यूल केयरफुली। अपना स्केड्यूल सेट करें। और कैसे सेट करें? आप नमाजों के दौरान अपना स्केड्यूल सेट करें। ठीक है, इसमें भी सबसे पहले वही चीज आएगी कि आपने अल्लाह ताला से बरकत की दुआ करनी है। ठीक है, बरकत की दुआ करनी है ताकि आप जितना भी आगे से काम मैनेज करें उन सब में बरकत हो। तो सबसे पहली चीज जो आपने करनी है वो है सेट योर स्केड्यूल केयरफुली। अपना स्केड्यूल जो है वो बहुत केयरफुली डिजाइन करें। आपको पता होना चाहिए कि आपकी टाइमिंग्स, जॉब टाइमिंग्स क्या है, और आपकी उसमें नमाज टाइमिंग्स क्या है, और आपकी इसमें इबादत टाइमिंग्स क्या है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये कि स्केड्यूल आपका अच्छे से जो है वो होना चाहिए। और उसके अंदर आपने जो जो आपको स्पेयर टाइम मिलता है उसका अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो अपना स्केड्यूल जब आपका रेडी होगा तो आपको पता होगा कि मेरी रूटीन पूरी रमजान में, क्योंकि जो जॉब होल्डर होते हैं ना उनकी रूटीन स्टिक होती है, उसके अंदर चेंजेस ज्यादा नहीं आते, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते। ठीक है, आम तौर पे जो हाउसवाइफ की रूटीन होती है ना वो थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड होती है, अनप्रडिक्टेबल होती है। उसके अंदर कोई भी इंस्टेंट सिचुएशन आ सकती है, अर्जेंट कोई भी टास्क हो सकता है, कोई भी ऐसी अर्जेंट प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन वर्किंग वुमेन की रूटीन तकरीबन सेम रहती है। एम आई राइट? वर्किंग वुमेन जो होती हैं वो क्या करती हैं कि मतलब उनका एक ही रूटीन है ना, जैसे 9 to 5 जॉब है या 9 to 2 PM जॉब है, तो या 8 to 2 PM जॉब है, तो जो भी आपकी जॉब है उसके अकॉर्डिंग ही आपने चलना है। राइट? तो पहला काम ये करें कि सीधा सा एक स्केड्यूल बना लें, अपना सेट कर लें स्केड्यूल के मेरे ये टाइम है, इतने बजे सैरी है, इतने बजे मुझे अपनी जॉब के लिए रेडी होना है, ये इबादत का टाइम है, इसके अलावा ये सारा कुछ जो भी आपको सुटेबल लगता है। गेट योर फैमिली इन्वॉल्व। नंबर 2, इससे ये होता है अपनी फैमिली को अपने साथ इन्वॉल्व करें। अपनी फैमिली को जैसे मैंने पहले भी बात की कि अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करें। उन्हें बताएं कि क्योंकि मुझे जॉब भी करनी है, इसके साथ साथ बाकी चीजें भी करनी है, तो थोड़ी बहुत आप भी इसमें मेरी हेल्प करें। वैसे तो आमतौर पे जॉब होल्डर्स की फैमिली जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है उनको। राइट? कि क्योंकि आप जो है जॉब कर रही हैं और सारा दिन थकी हुई भी आई हैं, तो फिर मदर्स, खास तौर पे अगर आप अपनी अम्मी के घर है तो मदर्स बहुत ज्यादा केयर करती हैं इस चीज की, मैंने देखा हुआ है कि माँ को पता होता है कि आप क्योंकि जॉब से आई हैं, जो भी आपने आपकी रूटीन था वो थोड़ी सी वो मतलब मुश्किल है, तो वो आपको पहले से ही हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे तो इसमें ज्यादा जो है ना आपके लिए आसानी होगी। तो अपनी फैमिली, अगर आपके बच्चे हैं तो उनको भी इन्वॉल्व करें साथ। ठीक है, जैसे मैंने पहले बात की कि उनको भी सिखाएं कि आपको कैसे अपनी मम्मा की हेल्प करनी है। इसके अलावा हेल्प योर मुस्लिम कलीग्स। अब अगर आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस के अंदर आप कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर करें या करवाएं जिससे दूसरों को भी फायदा हो। ठीक है, जैसे आपके मुस्लिम कुलीग्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फीमेल कुलीग्स हैं, तो उनको कोई ना कोई छोटी मोटी चीज उनके साथ जरूर शेयर करें। जैसे आप ये रख सकते हैं कि हम रेगुलर मतलब रमजान के 30 डेज 30 अहादीस स्टडी करेंगे साथ बैठ के। ठीक है, उसमें उसमें 10-15 मिनट ले लें, बस इतने से काफी होते हैं। अपनी कुलीग्स के साथ जो है ना आप उनकी भी हेल्प करें दीन को सीखने में और दीन को फैलाने में। जरूर रमजान का फायदा उठाएं, क्योंकि रमजान में ना हर इंसान मेंटली इबादत की स्टेज में ही होता है। उसको लग रहा होता है कि मैं कुछ ना कुछ करूँ ना कोई हम लोग अजर जो है ना वो अजर के लिए कोई ना कोई काम तो करें। तो अपनी जो मुस्लिम आपकी मतलब फ्रेंड्स हैं, आपकी जो फीमेल फ्रेंड्स हैं, फीमेल कुलीग्स हैं, उनके साथ जरूर कोई ना कोई प्लान बनाएं कि हम ये काम रमजान में करेंगे। ठीक है, ये बहुत फायदा देगा आपको, आप खुद भी इन्वॉल्व होंगी और आपके लिए जो आपकी ऑफिस की या जो भी आपकी वर्किंग इन्वायरमेंट है वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा रमजान के लिए। आपको बहुत उसमें ना एक कह लें कि हेल्दी फीलिंग आएगी और बहुत प्रोडक्टिव सी फीलिंग आएगी कि हाँ हम कुछ कर भी रहे हैं। ठीक है, सिर्फ काम जॉब नहीं कर रहे, अपने साथ साथ थोड़ा सा और भी कर रहे हैं काम रमजान के लिए भी। ठीक है, इसके अलावा वर्क एफिशिएंटली। अपना काम जो है ना वो एफिशिएंटली करें, यानी स्मार्ट वर्क करें। अगर आपका काम बहुत ज्यादा है तो देखें आपकी कौन सी टाइमिंग आप बेस्ट तरह से अपने जो एनर्जी लेवल है उसको यूज करके जल्दी काम कर लेती हैं। जो भी आपको टास्क मिला करने के लिए उसको एज सुन एज पॉसिबल करें, क्योंकि हमारे पास ना रमजान में वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। ठीक है, रमजान पहले भी मैंने बात की थी कि रमजान में टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, हमारे पास थोड़ा सा टाइम होता है तो हमने उसी को यूटिलाइज करना है अपना। ठीक है, तो रमजान वर्क एफिशिएंटली, अपने जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसके अंदर भी एफिशिएंटली वर्क करें, फास्टली वर्क करें
और इसके साथ साथ नैप भी जरूर लें, और नमाजों की जो टाइमिंग्स है उसके लिए आप फिक्स करें कि मुझे मेरा ये नमाज का टाइम है, उसको लेट मत करें। आप अगर किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, आप किसी और ऑफिस में काम करें, तो सबको पता होना चाहिए कि दैट इज नमाज टाइम, और इस टाइम पे नमाज ही होगी। इससे क्या होगा कि दूसरी रूटीन में भी आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है, आम रूटीन में भी। तो नमाजों का टाइम तो ऑलरेडी फिक्स होता है, लेकिन अपनी स्पेशली रमजान के लिए नमाज के साथ साथ अस्कार का टाइम भी अपना फिक्स कर लें, थोड़ा बहुत जो है ना आपकी जो ब्रेक्स हो रही हैं उसके अंदर, जैसे मेक यूज ऑफ द टाइम ऑफ ब्रेक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। आप जब ट्रेवल कर रहे हैं उसके अंदर जिक्र को मत भूलें, अपनी जुबान को जो है ना वो यूटिलाइज करें जिक्र के लिए, क्योंकि रमजान के अंदर जिक्र करने से बहुत अजर है ना, हर चीज का, हर नेकी का अजर मल्टीप्लाई हो जाता है रमजान में। तो जो भी आप रूटीन अपनी फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर जो भी टाइम आपको स्पेयर मिलता है जिसमें आपकी जुबान खाली है, मतलब जुबान का इस्तेमाल नहीं हो रहा, या आपके कान का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो उसमें इन दोनों का इस्तेमाल नेकियों के लिए जरूर करें, ठीक है। ट्रांसपोर्ट या आप ट्रेवल करते हुए आते जाते हुए अपनी जो है वो कोई ना कोई जिक्र आप स्पेसिफाई कर लें कि आज या कल मैंने ये जिक्र करना है, जाते हुए ये वाला करना है और आते हुए ये वाला करना है, ठीक है। सुभान अल्लाह पढ़ना है या अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है या इस्तगफार करना है, कुछ भी कोई एक जिक्र जो है अपने लिए स्पेसिफाई करें, कोई दुआ स्पेसिफाई कर लें जो आपने याद करनी है, जो आप बार बार रीड कर सकते हैं आते जाते ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। ब्रेक्स के अंदर अपनी जो है रूटीन को मैनेज करें, थोड़ा सा जिक्र उसमें भी करना है, मैंने नमाज क्योंकि पढ़नी है, उसके साथ साथ दुआएं करनी है, दुआएं भी बहुत सी करनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी अपना जो भी आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है ना उसको प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करें अपने रमजान के लिए भी। उसके बाद फिर आप घर जाएं, उसके बाद आप असर की नमाज पढ़ें और उसकी पूरी जो भी आपकी रूटीन उसको फॉलो करें। आप असर की नमाज के बाद थोड़ी सी रेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपने अगर किचन में हेल्प करनी है तो आप किचन में हेल्प करें, ठीक है। रेस्ट का टाइम जरूर रखें, नैप का टाइम जरूर रखें, उससे ये होता है कि आपकी एनर्जी रीस्टोर होती है ना, और फिर उसके बाद आप जितना भी काम करेंगे एफिशिएंटली करेंगे, अदरवाइज फिर वो काम ढीला ढाला होता है और हमारी चीजें जो है ना वो मिसमैनेज होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से इंशाल्लाह वर्किंग वुमेन जो अपनी जो रूटीन है उसको मैनेज कर सकती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसमें भी बरकत दे हमारे लिए, ठीक है। जो भी हम रूटीन फॉलो करें बरकत की दुआ टॉप मोस्ट होनी चाहिए। अब आते हैं लास्ट पे जो हमारा है ना, इसके बाद अगर हमारी जो है वो जूम की रूम का रूम बंद होता है ना तो आपने रीजॉइन कर लेना इसको इंशाल्लाह, ठीक है। तो लास्ट हमारी रूटीन है स्टूडेंट मैनेजमेंट रूटीन। स्टूडेंट मैनेजमेंट रूटीन खास तौर पे एग्जाम्स के हवाले से, क्योंकि आम रूटीन को मैनेज करना थोड़ा आसान होता है, एग्जाम्स के अंदर इसको मैनेज करना थोड़ा सा हमारे लिए वो जो है ना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो रूटीन की तरफ चलते हैं। हमारे पास टाइम, हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत और बाबरकत महीना आ रहा है, ठीक है। और उसके अंदर फिर आ जाए एग्जाम्स, तो हमें बहुत ज्यादा जो है ना मुश्किल लग रहा होता है चीजों को मैनेज करना। तो सबसे पहली चीज जो करनी है ना, हमने अपने दिल और दिमाग को समझाएं कि बी। अस्सलाम वालेकुम। ओके, बैक टू द टॉपिक। हम बात कर रहे थे कि हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि जब भी हमें ऐसी कोई भी चैलेंज फेस करना होता है ना, खास तौर पे हमारे लिए महीना भी बहुत ब्लेस्ड है और सारी चीजें बहुत ज्यादा कह लें कि हमारे लिए एक हमें मेहनत करनी है इस चीज में। तो सबसे पहला काम जो हमने करना है वो बी ग्रेटफुल। हमारे पास जो भी सिचुएशन आती है ना अल्लाह ताला की तरफ से आती है, ये हमारा ईमान है। तो जिस बंदे का ये ईमान है कि अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर जो भी सिचुएशन भेजी है वो अल्लाह ताला को अच्छे से पता है कि हम उसको हैंडल कर सकते हैं, इसीलिए वो सिचुएशन आई है। अगर मेरे यहाँ आपके एग्जाम चल रहे हैं ना, रमजान आ गया और साथ एग्जाम भी आ गए हैं, तो इसमें शिकवा करने की कोई जरूरत नहीं। कभी कभी हम अपनी क्लास फेलो से मिलके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं रमजान के अंदर एग्जाम्स क्यों आ गए, हालांकि हमारे पास ज्यादा चांस है नेकियां कमाने का, ठीक है। हम मुश्किल के साथ नेकियां करेंगे तो अल्लाह ताला उसको ज्यादा रैंक देंगे, ऐसा ही है। जिन हालात में आप नेकी करते हैं ना वो हालात जो है ना वो उसके अकॉर्डिंग आपको अजर भी मिलता है, अल्लाह ताला के हाँ कैलकुलेशन डिफरेंट है। तो जो भी आपको सिचुएशन फेस करनी है, सबसे पहली चीज अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने टेस्ट दिया है और इस टेस्ट में हमने पास होना है। टेस्ट क्या है कि रमजान भी है, रोजा भी है और इस साथ साथ मैंने एग्जाम भी देने, ठीक है। तो एक मोमिन के ऊपर जो सिचुएशन आती है अल्लाह ताला की तरफ से आती है, और अल्लाह ताला किसी जान पे उसकी इस्तात से ज्यादा बोझ नहीं डालते। तो कभी भी इस चीज के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल ना हो कि मैं कैसे मैनेज करूंगी, ठीक है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और अल्लाह ताला की इस डेस्टिनी पे हमने ईमान रखना है कि अल्लाह ताला जो भी हमारे लिए सिचुएशन आ रही है ना वो हम हैंडल कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो दूसरी चीज, नो दैट यू कैन हैंडल इट। आप अपने आप को बताएं कि यस आई कैन हैंडल इट, मैं कर सकती हूँ। मैं अपनी जो भी मेरी इस्तात में जितनी भी मेहनत होगी मैं करूंगी, और बाकी सारा का सारा जो है ना वो अल्लाह ताला पे डाल दूंगी। और ये मोमिन का ईमान है, दुआ भी करता है, मेहनत भी करता है, कोशिश भी करता है, और फिर अल्लाह ताला पे ही तवक्कुल करता है, ठीक है। और अल्लाह ताला क्या करते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाहु युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह ताला उस पे भरोसा करने, अपने खुद पे भरोसा करने वालों को
से मोहब्बत करते हैं, उनको पसंद करते हैं। तो जितनी भी मेहनत आप करती हैं, जो भी मेहनत आप कर रही है ना, उसके बाद सारा का सारा जो हैंड ओवर है वो सारे सिस्टम अल्लाह ताला के हवाले कर दिया। अल्लाह ताला, मैंने मेहनत की, मैंने कोशिश की, जितनी मेरी ताकत थी मैंने सारा काम किया, अब हर चीज आपके हवाले है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जब बंदा अपने आप को सबमिट कर देता है ना, अल्लाह के हवाले कर देता है, और फिर शुक्र भी करता है जो सिचुएशन आई है, तो फिर देखिए अल्लाह ताला कैसे कैसे रिवॉर्ड उसके सामने लेके आते हैं। हमारी सोच भी नहीं होती हमारे लिए जो अल्लाह ताला ने लिखा होता है और यहाँ जो रखा होता है। ठीक है, तो दूसरी चीज हम हैंडल कर सकते हैं। तीसरी चीज, एम्ब्रेस योर चैलेंज, अपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें, और फिर जब हम एम्ब्रेस करते हैं ना, फिर हम तैयारी शुरू कर देते हैं। पहली चीज ये होती है, अगर हम किसी चीज के ऊपर शुक्रगुजार ही नहीं है, या हम इतना ज्यादा हेक्टिक हो रहे हैं किसी चीज को लेके और शिकायतें कर रहे हैं, तो कैसे हम किसी चीज को के लिए रेडी करेंगे खुद को, अगर मेंटली हम इतने ज्यादा अनग्रेटफुल हो रहे हैं, या हमें पता है कि हाँ, हमें लग रहा है कि हम मैनेज नहीं कर सकेंगे, तो फिर उसके लिए तैयारी नहीं हो सकेगी। तो पहली दो चीजें पूरी होंगी, तो तीसरी चीज आप चैलेंज को एम्ब्रेस कर लेंगे, आप उसके लिए तैयारी शुरू कर देंगे। तैयारी किस तरह करेंगे? वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट, और अपना एक प्लानर बनाएं, अपनी रूटीन का प्लानर बनाएं अभी से। जैसे फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम्स आ रहे हैं ना, किसी के एग्जाम आ रहे हैं रमजान के अंदर, या रमजान के करीब करीब है, या रमजान के फौरन बाद है, जिसमें आपको तैयारी भी करनी है कोई ऐसा आपके आसपास या आपके किसी के आ रहे हो एग्जाम्स, जिसको लगता है कि बहुत आगे से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना? ओके, तो इसका मतलब कि ये चीज आपके लिए है ना। ठीक है, तो अगर आप कर सकते हैं, तो फिर आप सबसे पहले ये काम करेंगे, अपना एक टाइम टेबल सेट करेंगे। इसका मतलब काफी लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं, अल्लाह अकबर, ठीक हो गया। तो अल्लाह ताला सबके लिए बहुत ही आसानी करे, बहुत सी दुआएं आप लोगों के लिए। लेकिन क्या करना है, सबसे पहले मेहनत करनी है, फिर दुआएं भी करनी है, और फिर अल्लाह ताला पे तवक्कुल भी करना है। तो सबसे पहला काम क्या करें कि अपने लिए एक टाइम टेबल सेट करें, कि मेरा ये टाइम टेबल, और अभी से उसको फॉलो करना शुरू कर दें, ताकि रमजान के अंदर आपके लिए फॉलो करना बहुत आसान हो जाए। टाइम टेबल बनाएं, उसके बाद अपने मेन मेन टॉपिक्स को लिस्ट डाउन करें, जो जिस जिस चीज की आपके एग्जाम आ रहे हैं, और जिस आपको पता है आप किस सब्जेक्ट में वीक हैं, या आप किस सब्जेक्ट में आपको मेहनत की जरूरत है, उस सब्जेक्ट को पकड़ें और उसकी लिस्टिंग बना लें। ये टॉपिक इसमें है, आपने बुक तो पढ़ ली ना सारी, अब आपने बस रिवीजन करनी है। तो रिवीजन के लिए स्मार्ट वर्क करना है आपने। ठीक है, वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट, हार्ड वर्क भी करना है और स्मार्ट वर्क भी करना है। ठीक है, कभी कभी हम ऐसा होता है कि हम एक ही चीज के ऊपर इतना टाइम लगा देते हैं, या वो फिर टाइम वो इतना ज्यादा हम उसके लिए हेक्टिक हो जाते हैं। तो आजकल तो इतनी ज्यादा एडवांस जो है ना, वो लर्निंग की स्किल्स आ गई हैं, लर्निंग के एडवांस टूल्स आ गए हैं, इतनी सारी चीजें आ गई हैं, हम बहुत कुछ यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आजकल आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो आप खुद पढ़ने बैठेंगे ना, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इसकी बजाय आप यूट्यूब पे लिस्ट डाउन कर लें कि मेरा ये टॉपिक, यूट्यूब पे आपको हर चीज मिल जाएगी, और एक से एक टीचर आपको पढ़ाने के लिए रेडी यूट्यूब पे, टॉपिक समझाने के लिए। आपको कोई चीज टॉपिक वीक लग रहा है, आप उसकी लिस्ट बनाएंगे, मुझे इस टॉपिक पे काम करना है, और ये टॉपिक पेपर के हवाले से भी जाहिर है टीचर्स बता देते हैं कि ये टॉपिक जो आपका एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो वो टॉपिक्स जो है उनको स्टार करें, उनकी लिस्ट बनाएं, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट लिखें ऊपर, और नीचे उसकी लिस्ट बनाएं कि ये टॉपिक मेरा थोड़ा वीक है, इस पे मुझे काम करने की जरूरत है। आपने जब ये लिस्ट बना लेनी है, तो आपके सामने सब कुछ खुल के आ जाएगा कि अब मुझे कहाँ मेहनत करनी है। जब आपको ये पता चल जाता है ना मुझे करना क्या है, फिर उसके बाद आप कैसे करेंगे ये भी आपको समझ आ जाता है। उसके बाद आप YouTube चैनल देख लें जो आपको सूटेबल लगता है। डिफरेंट टीचर्स हैं, डिफरेंट वो आपको मिल जाएंगे, तरीकेकार मिल जाएंगे लोगों के सिखाने के। आप किसी एक को जो है ना वो कर लें, लिस्ट डाउन कर लें, और आप देखें कि आपका कौन सा टॉपिक किस चैनल पे आपको अच्छे से मिल जाएगा। मैं तो ऐसे ही करती थी, मैं लिस्ट डाउन कर लेती थी कि मुझे कौन सा काम किस चैनल से लेना है, और किस किस बंदे की मुझे समझ आती है, तो मैं उसको लिस्ट डाउन कर लूँ। ठीक है, तो हार्ड वर्क करें और स्मार्ट वर्क करें। ठीक है, लिस्टिंग करें, चेकलिस्ट बनाएं, टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करें, किस चीज की मुझे जरूरत, किस कहाँ पे मुझे मेहनत की ज्यादा जरूरत है, ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर आप रैंडम बुक खोलते हैं और शुरू से शुरू कर लेते हैं, और फिर शुरू से लेके एंड तक बुक को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे या याद करने की कोशिश करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और खासतौर पर रमजान की रूटीन के साथ। ठीक है, और इसके साथ साथ आप अपनी टाइम टेबल को देखें कि मैं फजर के बाद ज्यादा अच्छा पढ़ लूंगी, फजर से लेके यानी कि दिन के किसी टाइम में। अगर आपकी वेकेशंस आ रही हैं, तो वेकेशन के अंदर की आप रूटीन अलग से मैनेज करें, और अगर आपका बीच में वर्क वो कहने के स्टडी डेज आ रहे हैं, तो उसके आप रूटीन डिफरेंट तरह से मैनेज कर सकते हैं। दोनों तरह से आपके पास ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो ये चीज होगी पहली, हैव नो रिग्रेट्स। अब दूसरी चीज ये आपने दूसरी नहीं लेकिन फिफ्थ चीज आपने ये करनी है कि आपने क्या करना है कि फोकस ऑन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। मेन टॉपिक्स के मैंने आपसे बात कर ली कि आपने इस पे काम करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, हैव नो रिग्रेट्स। ठीक है, अब जो भी हो गया, हर चीज आपने कर ली हुई है ऑलरेडी, जो पढ़ भी ली है, जितना टाइम हमें वेस्ट करना था वो भी कर लिया अपनी रूटीन के अकॉर्डिंग।
अब आपने क्या करना है, अपने रिग्रेट्स नहीं करने और आगे फोकस करना है। कभी कभी हम बहुत ज्यादा रिग्रेट ये भी करते रहते हैं कि हमने पीछे कुछ भी नहीं किया, तो अब हम कैसे मैनेज करें। अपना फोकस ठीक कर लें, अपनी दुआओं को ज्यादा कर लें। बहुत से काम जो हमने पहले खराब किए होते हैं वो दुआओं से ठीक भी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन मेहनत फिर भी आपने ज्यादा उस हिसाब से आपको करनी पड़ेगी, मेहनत भी करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला मेहनत का भी देखेंगे कि आपने किस किस लेवल पे मेहनत की है, ठीक है। और इसके बाद अपनी डाइट का ख्याल रखें, स्टे हाइड्रेटेड आफ्टर इफ्तार। इफ्तारी के बाद अपने आप पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें, उससे क्या होता है आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है, और इसके साथ साथ आपकी मेमोरी के ऊपर भी उसका जो है ना काफी इफेक्ट होता है। तो खाना और अपना जो पानी है उसको ठीक करें, अपने खाने की जो है ना वो भी ठीक करें, क्योंकि ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा उस तरह की चीज खा लेते हैं ना जो हमारे स्टमक को डिस्टर्ब करती है, तो फिर उसके बाद हमारे से काम नहीं होता कोई भी। ये हर रूटीन में वैसे होता है कि आप जो भी रूटीन आपने रखनी है ना रमजान के अंदर, तो उसके अंदर आपकी जो डाइट है ना वो हेल्दी होनी चाहिए। डाइट इतनी जालिम ना बनाए अपने ऊपर, उसको खराब ना करें अपने स्टमक को, कि आपसे काम भी ना हो बाद में, क्योंकि आपने पढ़ना भी है, आपने रोजा भी रखना है, आपने सारे काम मैनेज करने हैं इसके साथ साथ। तो अपनी जो आपकी हेल्थ है ना आपका, आप उसने खुद ही आपने खुद ही उसका ख्याल रखना है, ठीक है। अब आप जो है ना वो कुरान की रेसिटेशन के लिए अपनी रूटीन के अंदर टाइम जरूर निकालें, रेस्ट का टाइम जरूर निकालें, ठीक है। ये छोटी छोटी जो नमाजें तो लाजमी है ना वो ऑन टाइम करें। हर चीज छोड़ के पहले नमाज के ऊपर हमने फोकस करना है। इसके साथ साथ कुरान का भी हमारा टाइम होना चाहिए, और बाकी सारी चीजें और इबादत तो हैं। जो भी टाइम आपको स्पेयर मिलता है उसके अंदर अस्कार करें, और अल्लाह ताला से खूब खूब दुआएं करें इंशाल्लाह, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इसका आपको कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। थोड़ा थोड़ा अब देखिए, इन्हीं टिप्स से थोड़ा थोड़ा लेके अब आप बैठेंगे ना इसको मैनेज करने के लिए, जो भी आपकी रूटीन है उसको उसका टाइम टेबल बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपके लिए इजीली मैनेज हो जाएंगी चीजें इंशाल्लाह। बाकी सेकंड थिंग इज दैट के जरूरी नहीं है कि 110% आपकी वो चीज जो है ना वो फॉलो हो। अंदर बीच में आपके अप्स एंड डाउन भी आते हैं, अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस भी आती हैं, आपके लिए थोड़ी सी चीजें मुश्किल मुश्किल भी हो जाती हैं। लेकिन करना क्या है, स्टिक टू द पॉइंट। जो भी आपका फोकस है उसे स्टिक रहें, ठीक है। और साथ साथ दुआएं करते रहें। बाकी अल्लाह ताला हर चीज में हमारे लिए आसानी पैदा करे, और जिनके एग्जाम्स हैं अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। इसी रमजान के अंदर दुआएं करें, क्योंकि दुआएं रमजान में बहुत ज्यादा कबूल होती हैं ना। तो लैलतुल कदर को फाइंड करें, और अपने एग्जाम्स के लिए उसमें भी दुआ करें, अगर आपके एग्जाम राइट आफ्टर रमजान है। और अगर इन द रमजान है तो फिर उसके लिए भी आप खूब खूब साथ दुआएं करें इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, और अल्लाह ताला सबके लिए बहुत सी आसानी पैदा करे। और जो भी रूटीन आप फॉलो करें ना उसको हेक्टिक ना बनाए, अपने लिए सिंपल सिंपल चीजें रखेंगे इंशाल्लाह, तो आपके लिए बहुत आसान होगा इंशाल्लाह, ठीक है। और ये चीजें आप दूसरों से भी शेयर करें कि आप इस तरह से मैनेज करें। आपको कोई बंदा परेशान नजर आता है ना रमजान के लिए, तो उसकी आपने ऐसी हेल्प कर देनी कि इस तरह करेंगे तो आपके लिए फायदा हो जाएगा। जब आपने खुद टिप्स सीखी होती है ना, आप दूसरों को सिखा सकते हैं। आप उस चीज को आप खुद नहीं भी फॉलो करें ना, तो किसी और की रूटीन पे आपको लगता है ये चीज सेट हो रही है, तो उनको सिखा दें कि ये हो सकता है। आप अपनी मदर की हेल्प करें, अपनी सिस्टर की हेल्प करें, आप अपनी जो भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनकी हेल्प करें, जो परेशान लगते हैं आपको रमजान के हवाले से, टेंशन में लगते हैं, तो उनकी आप जरूर हेल्प करें इंशाल्लाह, ठीक है। आज के सेशन इतना ही है मेरी तरफ से। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा जो सेशन है वो किचन मैनेजमेंट है। और किचन मैनेजमेंट आप जिस भी लाइफ फेज में हैं, आप स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं, जॉब होल्डर हैं, आपको करना तो पड़ेगा, ठीक है। जैसे सिस्टर रीने शुरू में कहा, आपको किचन तो फिर भी मैनेज करना है, ये करवाना ही, आप हेल्प कर सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो मेरी तरफ से इतना ही इंशाल्लाह। सिस्टर रीच के लिए मैं माइक फ्री कर रही हूँ। बारकल्लाह फीक, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Jazakallah khairan kaseera, Sister Hafsa, for easing our life, right? और आपने बहुत ही ज़बरदस्त टिप दिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि अब में से हर एक के लिए कोई ना कोई लाइक पोर्शन बहुत ही बेस्ट था। मतलब आप में से कोई हाउस वाइफ होंगी, कोई स्टूडेंट होंगी, या कोई जॉब होल्डर होंगी, तो किसी न किसी खाने में हम फिट ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो आपने बस अपनी प्रॉपर फोकस रखना है, और अल्लाह ताला से दुआ करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला इस रमज़ान में मैं हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाऊँ, और अपने अपनी इबादत पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस कर पाऊँ। आमीन इंशाल्लाह। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम आगे चलते हैं। आई नो इट्स गोइंग टू बी 8 o'clock, और लेकिन और 1 घंटे का सेशन होता है, बट मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि हमें थोड़ा-सा टाइम और दें, और अगला सेगमेंट भी आप लोग अगला सेशन भी ले लें इंशाल्लाह, ठीक है? तो मैं सिस्टर अक्सा के लिए माइक फ्री करती हूँ, जो कि आज हमें किचन मैनेजमेंट के बारे में बताने जा रही हैं इंशाल्लाह। सो मुझे उम्मीद है आप सबको इन टिप्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार होगा। सिस्टर अक्सा आपके लिए माइक फ्री है। बारकल्लाह फ़ीक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह।
जैसे सिस्टर हफ्सा आपको एक्सप्लेन कर रही थी, बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि रूटीन मैनेजमेंट किस तरीके से होती है। रूटीन में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो हमारे किचन से रिलेटेड काम होता है। हमारी इबादत, हर चीज़ में जो हम टाइम वेस्ट करते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा रमज़ान में वो किचन मटीरियल पे होता है। सबसे पहले आप बता दें, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? किचन रूटीन मैनेजमेंट में हमारे पास जब हम किचन में जाते हैं तो सबसे पहले जो रमज़ान में सहर और इफ्तार प्लानर, हमारे यहाँ सहर और इफ्तार प्लानर नहीं बनाया जाता, क्योंकि सहरी और इफ्तारी जो है वो सबसे बेसिक चीज़ होती है हमारे यहाँ। अगर हमने सहरी का मेन्यू नहीं बनाया हुआ, सहरी का मेन्यू डिसाइड नहीं किया हुआ, इफ्तार मेन्यू डिसाइड नहीं किया हुआ, तो हम अपना बहुत ज़्यादा टाइम यूट्यूब वीडियोज़ देखने पे वेस्ट करते हैं और नई-नई रेसिपीज़ ट्राई करने पे करते हैं। जिसकी वजह से ये होता है कि हमारा बहुत सारा टाइम जो इबादत में गुज़रना होता है, वो सारा टाइम हम किसमें वेस्ट कर देते हैं, वीडियोज़ देखने में और रेसिपीज़ को फाइंड आउट करने में, रेसिपीज़ सर्च करने में। इसलिए सबसे पहले जो ज़रूरी काम है, वो ये है कि हमें इफ्तार और सहरी को बिफ़ोर प्री प्लान करके रखना चाहिए। हमें सारी 30 डेज़ की जो रेसिपीज़ होती हैं, इवन ईद प्लानिंग भी बिफ़ोर रमज़ान कर लेनी चाहिए कि हमें किस तरह में हमने सहरी में क्या खाना है, हमने इफ्तार में कौन-सी डिश रखनी है। पहली बात तो ये होनी चाहिए कि हमें इफ्तार जो मेन्यू है, उसको सिंपल और हेल्दी रखना चाहिए, क्योंकि जितना सिंपल होगा और हेल्दी होगा, हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। हम उसी ज़्यादा जज़्बे और जोश से इबादत कर सकेंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा हेक्टिक रूटीन कर लेंगे, तो इसके बाद हम जब इफ्तारी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं और बहुत बुरी रूटीन होती है हमारी, हम ज़्यादा फ्राई चीज़ों को ऐड करते हैं, तो उसके बाद इस तरह होता है कि हमारा पेट जो होता है बहुत ज़्यादा भर जाता है। और अक्सर लोग जो होते हैं, जो नमाज़ की जिनकी आदत नहीं होती ना, वो फिर इशा की नमाज़ छोड़ देते हैं। ज़्यादातर इसी तरीके से हमारी रूटीन चलती है। हमारी जो सबसे पहला काम जो हमने करना है वो प्लानर रेडी करना होता है, इफ्तार और सहर का प्लानर। जब हम सहरी का प्लानर बना लेते हैं, उसके बाद फिर हमारे पास किचन की जो बेसिक चीज़ें आती हैं, हम उसको प्री प्लान कर सकते हैं, प्री स्टोरेज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहली जो चीज़ आती है वो अनियन होता है। अनियन हमारे रमज़ान में सबसे ज़्यादा हर रेसिपी में यूज़ होता है, हर एक चीज़ में यूज़ होता है। उसको किस-किस में तरीके से सेव किया जाता है, उसको सेव करने के कौन-कौन से तरीके हैं, मैं आपको वो स्टार्ट करती हूँ। अनियन को सेव करने की मुख्तलिफ रेसिपीज़ हमारे पास यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। हम अनियन को सेव करने के लिए सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि हम अनियन को चॉप कर लें और चॉप करके उसको एयर टाइट बैग में रख लें। और एयर टाइट बैग जो हैं आजकल मार्केट में सिंपली इजीली मिल जाते हैं। सबसे पहला जो तरीका है, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं कि हमने इनको किस-किस तरीके से सेव करना है। मैं आपके साथ जो टिप्स शेयर करूँगी अनियन को सेव करने की, गार्लिक, जिंजर, टमाटोज़, मिंट, कॉर्डिनर, स्पेनिश, ग्रीन चिलीज़ को किस तरीके से सेव करना है। उसके अलावा अगर आपने आगे ईद पे जो रेसिपीज़ यूज़ करनी है या इफ्तार में आपने समोसों के अंदर जो रेसिपीज़ यूज़ करनी है, उनके अंदर की जो चीज़ें हैं, मटीरियल है, आप उनको प्री प्लान्ड और सेव करके कैसे रख सकते हैं। अनियन को सेव करने के सबसे पहले हम तरीकों को डिस्कस करते हैं, क्योंकि अनियन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अनियन को हम मुख्तलिफ तरीकों से सेव कर सकते हैं। जो फर्स्ट तरीका है वो है हम इसको चॉप करके और इसको क्या करें, किसी एयर टाइट बैग में रख दें। 15 टू 20 डेज़ इज़िली चल जाता है। सिर्फ़ हमने क्या करना होता है, उसको चॉप, अगर हमने चॉप वाला यूज़ करना है तो चॉप करके उसके बाद उसको हमने 1 टेबलस्पून जो है, जो हम सिंपल कुकिंग ऑयल घर में यूज़ करते हैं, उसको उसमें लगा देना है जैसे एयर टाइट में, और उसकी फुली एयर को क्या करना है, उधर से निकाल देना है, एयर टाइट कर देना है, उसको बंद कर देना है अच्छे से। उसकी स्मेल फ्रिज में भी नहीं होती और आपका वो सेफ भी रहता है। और आप उसको रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है, इसको फ्राई करके रखते हैं, क्योंकि हमारी रेसिपीज़ में जो खाने में है, सम टाइम कुछ लोगों को होता है कि हमें फ्रेश चाहिए होता है, हम वो नहीं यूज़ करते। उसके अलावा हम इसको करते हैं, मतलब ऑयल फ्राई कर सकते हैं। और ऑयल फ्राई जो है, ऑयल आजकल बहुत ज़्यादा महँगा हो गया है, इसकी वज़ह से फ्राई तो हमने करना है, कुछ लोग फ्राई ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे अगर वो दाल वग़ैरह में तड़का लगाते हैं, तो वो जो होता है फ्राई वाला यूज़ करते हैं। हम उसको पैन में बगैर ऑयल के भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले अनियन को वॉ
में लाइट आंच पे उसको फ्राई करना है। जैसे जैसे हम उसको फ्राई करेंगे तो वो बिल्कुल सूथिंग में हो जाएगा और वो कड़क सा हो जाएगा, जैसे कि हम ऑयल में फ्राई करते हैं। ये जो टिप है ये इस बार मैंने खुद पर्सनली भी ट्राई की और देखा कि ये इफेक्टिव है। इससे बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन हो जाता है और वो इस तरह ही क्रिस्पी भी होता है। उसके बाद ग्रीन अनियन को हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं, ग्रीन अनियन का जो ग्रीन पार्ट है वो व्हाइट पार्ट से अलग कर लें और उसके बाद जो व्हाइट पार्ट है उसको अलग से कटिंग करके हम अलग पैकेट में एयर टाइट में रख लें और जो दूसरा वाला है उसको अलग से पैकेट में रख लें। उसके बाद गार्लिक और जिंजर को भी सेव करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। गार्लिक को सेव करने का तरीका ये है कि हम इसको आइस क्यूब में, मतलब इसको ब्लेंड कर लें, पहले इसको वॉश करके और इसको ब्लेंड कर लें और वॉश करने के बाद जब ब्लेंड करेंगे तो आइस क्यूब्स बना के इसकी आइस क्यूब में यूज कर लें। लेकिन कुछ लोगों को ये होता है कि गार्लिक, कुछ रेसिपीज में गार्लिक यूज होता है और जिंजर यूज नहीं होता। जो गार्लिक है हमने उसको अलग से ब्लेंड करके रख लेना है और जो जिंजर है उसको अलग से। उसके अलावा गार्लिक को सेव करने के मुख्तलिफ और भी तरीके हैं, जैसे कि हम गार्लिक को अगर सेव करते हैं तो गार्लिक को अलग से जब हम उसको छील लेते हैं तो उसके अंदर से जो उसकी वो निकलती हैं उनको इस तरीके से रखना है कि गार्लिक के उसको ऑयलिंग करके एयर टाइट पैक में रख लेना है। और उसके बाद जिंजर को सेव करने के तरीके हैं, जिंजर को जिस तरीके से भी आपने कट करके रखना है ना उसके ऑयलिंग कर लेनी है। ऑयल अगर आप 1 टेबल स्पून जिस भी चीज में ऐड करके रख देंगे ना, अनियन हो, गार्लिक, जिंजर, ये ऑयल करके रखने से सेव हो जाते हैं और इनकी लॉन्ग टर्म तकरीबन 1 मंथ ये इजीली यूज हो जाते हैं। और रमजान का हमें पूरा महीना इसीलिए हम प्री प्लान करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा वक्त इबादत में गुजार सकें और हमारा किचन को टाइम जो है वो सेव हो जाए। और ये वो बेसिक चीजें मैं आपको बता रही हूँ जिनको हमें सेव करके रखना बहुत जरूरी होता है। अगर हम गार्लिक, जिंजर, टमाटोज और ये अनियन वगैरह पहले से रखेंगे तो हमने जो भी इफ्तार में मील तैयार करना होगा वो हम इजीली उसको कर सकेंगे। उसके अलावा जिंजर गार्लिक के पेस्ट के अलावा इनके पाउडर बनाना हो तो हम जिंजर को धूप में खुश्क करके रख सकते हैं। उसके अलावा इसको उसके बाद हम इसको पीस सकते हैं, ब्लेंडर में भी पीस सकते हैं और उसके अलावा हम इसको क्यूब्स में भी रख सकते हैं, फ्रीज भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है वो है टमाटोज। हमें टमाटर किस तरीके से सेव करने चाहिए, टमाटर की मुख्तलिफ बहुत सारी रेसिपीज हैं। सबसे ज्यादा जो ऑथेंटिक और अच्छी है, या तो फिर हम इसको ब्लेंड करके रख सकते हैं या फिर हम सिंपली इसको एज इट फ्रीजर कर लें। अगर क्यूब्स में होता है तो वो ज्यादा टाइम जो होता है हमारा सेव हो जाता है, क्योंकि हमने क्यूब्स में पहले ही ब्लेंड करके रखा होता है, तो इससे हमारा टाइम जो होता है वो वेस्ट होने से बच जाता है। उसके बाद हम पुदीना और जो धनिया है, मिंट और कोऑर्डिनर, ये वो 2 बेसिक हैं जो रमजान में अगर हम दही भल्ले बनाते हैं या रायता बनाते हैं, सैलेड यूज करते हैं, ये उनमें सबसे ज्यादा यूज होता है, मिंट और कोऑर्डिनर। जो हम पुदीना है, पुदीने के पत्तों को ले लें और पहले अच्छी तरह से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद पुदीने को पंखे में खुश्क कर लें। जब आप पंखे के नीचे खुश्क कर लेते हैं ना, तो जो किचन टॉवल मिलते हैं, किचन टॉवल्स जो होते हैं उनका जो नीचे से होता है ना, किचन टॉवल्स या किचन पेपर भी मिलते हैं, किचन पेपर लेके उसको किसी भी बॉक्स में रख के उसके अंदर इसको खुश्क करके, इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, खुश्क करके और उसमें बंद कर दें। और उसके बाद नेक्स्ट क्या करें, उसके ऊपर किचन पेपर अलग से दे दें और उसको फिर एयर टाइट करके रख दें। तकरीबन ये 2 मंथ्स चलता है। इस तरह अगर हम पुदीने को करते हैं तो ये 2 मंथ्स इजीली चल जाता है और एज ए टी प्रोसीजर जो है हम धनिया के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास है स्पेनिश, इसको हम इस तरीके से सेव कर सकते हैं कि हम पहले पालक को अच्छे तरीके से वॉश करें, क्योंकि बाजार से अगर कोई भी हम चीज लेके आते हैं सबसे पहले हमें उससे अच्छे से वॉश करना चाहिए। जैसे ही हम पालक को वॉश करते हैं उसके बाद ऊपर से जो उसका एक्स्ट्रा पार्ट होता है, उसकी डंडियां सी होती हैं, वो ऊपर से पालक खराब होती है जिसमें उसको बांधा होता है, वो उतार के उसके बाद उसको अच्छे से वॉश कर लें और वॉश करने के बाद उसको पंखे के नीचे ड्राई कर लें। आजकल गर्मी है तो ये जल्दी ड्राई हो जाता है सब कुछ, इसी वजह से ना इसको जल्द ड्राई करने के बाद फिर इसको भी एज इट किचन पेपर में रख के किसी डिब्बे में ऊपर और नीचे नीचे किचन पेपर लगा के इसको सेव कर लें और इनको फ्रिज में रख दें
क्योंकि पुदीने की चटनी और इसके अलावा फिर ये चटनियों में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, और पालक सबसे ज़्यादा हमारे रमज़ान में यहाँ पे इस्तेमाल होती है मशरकी इलाकों में, क्योंकि यहाँ पे पकोड़े बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये पालक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, इसीलिए इसको पहले से बना के रख लेना चाहिए ताकि रमज़ान में कम से कम टाइम वेस्ट हो। उसके बाद ग्रीन चिलीज़ जो हैं, इनके ऊपर जो वो डंडियाँ होती हैं, इनको उतारना है, लेकिन वो डंडियों के जो नीचे व्हाइट पार्ट आते हैं, जो बीज वाला, उसको बिल्कुल भी नहीं उतारना, क्योंकि अगर वो उतार लेंगे तो उससे इस तरीके से होगा कि जो नीचे वाली मिर्च है उसको हवा लगने से वो खराब हो जाएगी। इनको भी ऐसे ही किसी एयर टाइट बैग में ग्रीन चिलीज़ को भी सेव कर लें। उसके बाद मटर होते हैं, अगर कुछ लोग रमज़ान में चाइनीज़ डिशेज़ बहुत बनाते हैं, तो जो मटर है, उसके बाद गाजर, मटर और जो गाजर होता है ना, मटर और जो गाजर ये उनमें ज़्यादा यूज़ होती हैं, और शिमला मिर्च। मटर, गाजर और शिमला मिर्च को सेव करने का, मटर को हम निकाल के सेव करते हैं, मटर को निकाल के उसको एयर टाइट में हम रख के और सेव कर सकते हैं। उसके बाद गाजर को भी हम पहले उसको अच्छे से वॉश करना है, उसके बाद उसको काट के छिलके वगैरह उतार के और जिस भी शेप की आपने उसको कटिंग करनी है काट लें, और उसके बाद उसको भी इसी तरीके से किसी भी एयर टाइट बैग में उसको सेव कर दें। और शिमला मिर्च को भी, ये तीनों रेसिपीज़ चाइनीज़ के लिए मैं बता रही हूँ क्योंकि ये यूज़ करते हैं जो लोग, वो फिर उसके बाद इनको इसी तरीके से सेव कर दें। और उसके बाद नेक्स्ट जो होता है, रमज़ान में स्कंजवी बनाते हैं और उसमें लेमन यूज़ होते हैं। लेमन को सेव करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। आप लेमन को एज़ इट फ्रीज़र कर सकते हैं वॉश करके। उसके अलावा लेमन का जो रस है हम उसको निकाल के और किसी बोतल में सेव कर सकते हैं, उसके बीज निकाल के। और कुछ लोग स्टेनलेस पीते हैं, मतलब कि उसको स्टेन करके पीते हैं। स्टेन करके करने के बाद फिर हम उसको अच्छे से स्टेन करके किसी बोतल में पैक कर सकते हैं। और उसके अलावा जो हमारे पास आती हैं खजूरें, खजूरें रमज़ान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। खजूरों को अगर पहले प्री प्लान्ड सेव करना है, क्योंकि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला आता है हमारे साथ वो ये होता है कि जैसे ही रमज़ान आता है तो यहाँ पे महँगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, और खजूरें तो बहुत ही महँगी कर देते हैं। सब कुछ इवन महँगा होता है, लेकिन खजूरें सबसे ज़्यादा महँगी होती हैं। रमज़ान से पहले खजूरें खरीद लें और कोई भी शीशे का जार लेके अच्छी तरह इनको किसी कपड़े से साफ करके, और इनको आपने बिल्कुल भी पानी से नहीं धोना, आपने इनको किसी साफ कपड़े से लेके साफ करके किसी शीशे के बाउल में रख देंगे तो ये लॉन्ग टर्म चल जाती हैं। लेकिन अगर इनको पानी से वॉश करके और उसके बाद फिर अगर आप किसी भी चीज़ में रखते हैं तो ये लॉन्ग टाइम नहीं चलती हैं। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि आप रमज़ान से पहले मुख्तलिफ तरह की, आप लोग जिन घरों में चटनियाँ इस्तेमाल होती हैं वो लोग चटनियाँ बना के रख लें, और ताकि बाद में इनको किसी तरह का मसला ना हो। चटनियाँ अगर आप पहले बना के रख लेंगे सारी, तो फिर आपको ये होगा कि आपको ना रमज़ान में चटनियाँ बनाने में टाइम लगेगा। और ड्रिंक्स जो होते हैं, मैंने आपको पहले रमज़ान में इफ्तार और सहरी मील प्लान आपको पहले प्री प्लान करना चाहिए। मैं आपके साथ फलों में या फिर खानों में या रायते में या सलाद के साथ जो इस्तेमाल करते हैं हमारे यहाँ, मैं आपको उनकी कुछ चटनियों के नाम बता देती हूँ और इनकी रेसिपीज़ भी बता देती हूँ। जैसे कि सबसे ज़्यादा चटनी हरे धनिया और पुदीने की इस्तेमाल होती है। हरे धनिया और पुदीना की जो चटनी है वो, उसमें आप हरा धनिया और पुदीना की चटनी बना के उसको पहले से ही फ्रीज़ कर दें, या तो आप उनको आइस क्यूब में फ्रीज़ कर लें या बना के किसी शीशे के बाउल में उसको सेव कर लें। उसके बाद नेक्स्ट जो है, इमली की चटनी इस्तेमाल होती है। इमली और आलू बुखारे की जो चटनी होती है ना, ये चीनी या गुड़ के साथ बना सकते हैं। जो लोग चीनी ज़्यादा यूज़ करते हैं वो चीनी वाली बना लें, जो लोग इमली वाली जो लोग गुड़ वाली करते हैं वो गुड़ वाली बना के रख सकते हैं। जैसे कि अगर आप इमली बने तो इमली की चटनी में आपने इमली कितनी लेनी है और आलू बुखारा उससे कम लेना होता है। इसी तरीके से इमली आलू बुखारे की चटनी बना सकते हैं। उसके अलावा कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है, तिलहरी मिर्च वाली चटनी बनती है। ये मशरिकी लोगों में ये ज़्यादा चटनियाँ इस्तेमाल होती हैं मुख्तलिफ रेसिपीज़ में, इसलिए ये चटनियाँ सबसे पहले ही प्री प्लान बना ली जाती हैं ताकि बाद में इन पे वक़्त ज़ाया ना हो। और वो वक़्त जो इफ्तार वाला होता है वैसे ही वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि असर से मगरिब तक का जो वक़्त होता है वो दुआओं की कबूलियत का होता है। तो हम उस वक़्त में ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त किचन में गुज़ारते हैं और रेसिपीज़ ट्राई करने में गुज़ारते हैं। अगर हमने कोई रेसिपी बनानी भी होगी, हमारे पास उसका मटीरियल पहले ही बना होगा, तो इस वज़ह से हमारे पास टाइम कम लगेगा कि हम कम से कम टाइम वेस्ट कर सकें। उसके बाद अनारदाना की चटनी बनती है, वो भी गुड़ में बनती है। अगर आप वो बनाना चाहें, वो भी पहले बना के रख लें। ब्रेड की चटनी बनती है, वो भी बनानी होती है, कई लोग वो इस्तेमाल करते हैं।
मुख्तलिफ रेसिपीज में, वो चटनी भी आप पहले बना के रख लें। उसके अलावा खुबानी की चटनी बहुत इस्तेमाल होती है, ये भी दही बल्लों में होती है। खुबानी की चटनी आप पहले बना के रख लें। और उसके अलावा मैं आपके साथ हेल्दी ड्रिंक्स शेयर करूँगी और शेक्स बताऊँगी, शेयर करूँगी कि रमज़ान के हवाले से हमारे यहाँ शिकंजवी तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। जाम शीरी और शिकंजवी का जो शरबत है वो बहुत इस्तेमाल होता है। उसके अलावा आप रमज़ान में इलायची का शरबत बना सकते हैं। बादाम का शरबत, इलायची वाला शरबत किस तरह बनाया जाता है? इलायची वाला शरबत आप बना सकते हैं, बादाम का शरबत, संदल वाला शरबत, फालसा अभी आने ही वाला है बल्कि आ चुका है, उसका शरबत, इमली आलू बुखारे का शरबत, ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ ये एक हेल्दी ड्रिंक्स हैं सारी। और उसके अलावा ये सारे वो हैं जिनको पीने के बाद आप लोग हेडेक भी नहीं फ़ील करते और उसके अलावा आप लोगों को अपना मैदा भारी-भारी महसूस नहीं होता। आप इफ्तार के बाद भी मुसलसल इबादत कर सकते हैं। और उसके अलावा कुछ लोग ज़्यादा शेक भी इस्तेमाल करते हैं इफ्तार में, कुछ लोग ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं, पानी वाले शरबत, और कुछ लोग शेक इस्तेमाल करते हैं। शेक भी जो आपने जो-जो बनाने हैं, आप उसको प्री प्लान करके रख लें कि आपने किस दिन कौन-सा शेक बनाना है और उसका पहले से ही मटीरियल ला के रख लें। ये अगर आप अपने किचन में बिफ़ोर रमज़ान एक प्लानर लगा दें कि आपने इस दिन ये बनाना है, 30 डेज़ का प्लानर आप लगा के रख लें, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी कि आप किचन का मटीरियल बिफ़ोर टाइम खरीद के ले आएँगे और उसके बाद रमज़ान में ईज़िली आप सिर्फ़ चीज़ निकालेंगे, आपको पता होगा आज ये बनेगा और इतना टाइम लगेगा, आप उसको मैनेज कर लेंगे। जब हमारे पास कोई भी प्लानर नहीं होता तो हम कोई भी चीज़ मैनेज ही नहीं कर सकते। इसीलिए ये सारी वो चीज़ें थी जिनको आप रमज़ान से पहले अगर आप बना के रख लें, अगर आपने अभी भी इन चीज़ों को नहीं बनाया या नहीं लेके आए, तो आप पहले ले आएँ, अभी भी काफ़ी दिन हैं, 5 दिन हैं, तो आप इनको सेव करके रख लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त हम इबादत में गुज़ार सकें और हम अल्लाह ताला की कुर्बत में गुज़ार सकें। हम कम से कम टाइम इन रेसिपीज़ वग़ैरह में वेस्ट करें और इन चीज़ों को बनाने में वेस्ट कर सकें, क्योंकि ये टाइम वेस्टेज होता है। जब हम रमज़ान से पहले जो चीज़ हम कर सकते हैं, हम उसको कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर हम टाइम एट अ टाइम करेंगे, टाइम टू टाइम करेंगे, तो वो चीज़ें अच्छे से मैनेज भी नहीं होती और उसके अलावा हमारा जो रमज़ान में इबादत का मज़ा है, वो भी ख़राब करती हैं। तो इसलिए हमें किचन से रिलेटेड जो काम है, उनको पहले से मैनेज कर लेना चाहिए। जो तरीके हैं हमारे पास प्री प्लान्ड है 30 डेज़ के लिए, हम उनको पहले से अगर बना के रख लेंगे, प्लानर के हिसाब से हर एक चीज़ को मैनेज कर लेंगे, तो फिर हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ हो जाएँगी। क्योंकि किचन मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। सहर और इफ्तार में हमने जो क्या होता है, खाना होता है, तो खाने से रिलेटेड चीज़ों को अगर हमने मैनेज किया होगा, तो हमारे लिए आसानी होगी, हमारे घर वालों के लिए भी आसानी होगी। तो मैं इसी दुआ के साथ एंड करना चाहूँगी कि अल्लाह पाक हमें रमज़ान को अच्छे से गुज़ारने का मौका दे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने का मौका दे और हम अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें, क्योंकि हदीस हदीस में आता है कि हमसे 2 चीज़ें जो हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू हुरैरा ने पूछा था कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो इंसान ग़फ़लत में पड़ा हुआ है और उसको पता नहीं है और उनका हिसाब भी लिया जाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया था सेहत और फ़राग़त। मतलब कि जो सेहत है वो इस कदर इम्पोर्टेंट है और हमें वो भी नहीं पता चलती। क्योंकि हम रमज़ान में ओवर ईटिंग कर लेते हैं कुछ लोग, जिसकी वज़ह से इबादत मिस होती हैं, और दूसरा फ़राग़त। हम अपने टाइम की फ़राग़त को नहीं पहचानते, मतलब टाइम वेस्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टेज की वज़ह से हमारे बहुत ज़्यादा जो काम हैं वो पेंडिंग जाते हैं। इसी वज़ह से हमें चाहिए कि हम चीज़ों को, अपनी सेहत और फ़राग़त का अच्छे से इस्तेमाल करें। जिसको सेहत मिली है, फ़राग़त मिली है, वो अच्छे से इस्तेमाल करेगा ताकि हमें आखिरत में उसका जवाब देने में आसानी हो, हमें दुनिया में और आखिरत में आसानी से अपना, मतलब कि आसानी से हम काम कर सकें और अल्लाह पाक हमारी दुनिया और आखिरत में हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी और सिस्टर अरीज को कहूँगी कि वो एंड कर दें मीटिंग को। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा सिस्टर अत्साफ, बहुत मज़े की टिप्स आपने बताए, इट वाज़ वर्थ इट। और मुझे उम्मीद है कि अगर हम इन्हें फॉलो करेंगे तो हम अपना बहुत सा वक़्त बचा सकेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह आप सबका जॉइन करने के लिए और हमारे दोनों स्पीकर्स का बहुत शुक्रिया, हमें बहुत ही अमेजिंग टिप्स देने के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर द कम्प्लीमेंट इन चैट बॉक्स। थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला आपको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए, आमीन। इसी के साथ मैं इंशाल्लाह इस मीटिंग का इख्तिताम करती हूँ। आई नो हमने आपके 30 मिनट्स ऊपर ले लिए हैं,
बट मुझे उम्मीद है इससे आपको फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा इंशाल्लाह। बारकल्लाह फ़ीक, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपने लास्ट डे में ज़रूर जॉइन कीजिएगा। बारकल्लाह फ़ीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।